हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट एज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा। हम फिर लेके आए हैं हमारे मेन स्ट्रैटेजी सीरीज़ का एक और नया वीडियो। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी और आज हम देख रहे हैं कि जब भी हम आंसर्स लिखते हैं, जैसे हम एक टॉपर्स कॉपी देखते हैं, तो टॉपर्स कॉपी का एक आंसर देखते हैं, एक हम एवरेज स्टूडेंट का आंसर देखते हैं, तो दोनों के आंसर्स में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं रहता। वो डिफरेंस होता है कि जो टॉपर होता है वो डेटा और एग्जाम्पल्स बहुत ही प्रिसाइज वे में यूज़ करता है, बहुत ही रेलेवेंट वे में यूज़ करता है। बाकी कई सारे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एग्जाम्पल्स उन्हें यूज़ करना है, डेटाज उन्हें यूज़ करना है, तो वो यूज़ करते हैं एज अ फिलर्स। बट टॉपर्स यूज करता है टू मेंटेन द रेलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन, राइट, कि वो अपने आंसर का एक प्रूफ दे रहा है, वो अपने आंसर को एक सब्सटैंशिएट कर रहा है। तो ये एक डिफरेंस होता है। बट कई बार सवाल ये बनता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमें एक्चुअली वो डेटा और एग्जाम्पल्स को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज समझेंगे कि हमें किस तरीके से डेटा और एग्जाम्पल को बहुत ही एफिशिएंट वे में यूज करना चाहिए, राइट। बट उससे पहले हम समझेंगे दैट व्हाई दिस स्किल एक्चुअली मैटर्स, कि ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करती है। क्योंकि हमें पता है कि एक दौर था 2020 से पहले का, अगर हम कहते हैं कि 2020 से पहले एक दौर था जब मेंस इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता था। हालांकि डिफ़िकल्ट अभी भी नहीं है, बट उसकी डिमांड हमें समझ नहीं आती है एट प्रेजेंट। बाकी पहले इतना ज़्यादा इशू नहीं होता था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2020 से ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई। अब ऑनलाइन डेटा मिलने लग गया, ऑनलाइन कंटेंट मिलने लग गया, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बहुत सारे लोग इकोनॉमिक सर्वे यूट्यूब पे पढ़ ले रहे हैं, बजट यूट्यूब पे पढ़ ले रहे हैं, इनफैक्ट मेंस की स्ट्रैटेजी सीरीज भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। तो यूपीएससी ने मेंस में थोड़ा सा चेंजेस लेके आए। उन्होंने क्या चेंजेस किया कि पहले जनरलाइज्ड आंसर जो थे, जेनरिक आंसर्स थे, उस पे यूपीएससी मार्क्स देता था। बट अब जनरलाइज आंसर पे यूपीएससी बहुत ही एवरेज मार्क्स देने लग गया है। यूपीएससी का ये कहना है कि आप हमें सब्सटैंशिएटेड आर्ग्यूमेंट्स दो, तो हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे। अब सब्सटैंशिएटेड आर्ग्यूमेंट्स में कैसा होता है कि अगर हम देख रहे हैं कि मैं कोई भी तरीके का डेटा लिख रहा हूं, तो उससे पहले मैं एक आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं। लेट्स से मैंने आर्ग्यूमेंट कहा कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर हम कह रहे हैं कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट इंप्रूव हो रहा है। तो इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट इंप्रूव हो रहा है, तो मेरे को उसको एक सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा विद द प्रॉपर डेटा। कि आप अगर कह रहे हो कि इंडिया इज इंप्रूविंग वुमेन एम्पावरमेंट फुल स्टॉप, सो दिस इज वेरी वेग। आपको बताना पड़ेगा कि हाउ इट इज इंप्रूविंग। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि ओडिशा की एक स्कीम आई है मिशन शक्ति, जिसने ऑलमोस्ट 70 लाख वुमेन्स को एम्पावर्ड किया है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। खत्म। तो ये क्या किया कि मैंने पहले एक जेनरिक स्टेटमेंट बोला था, अब मैंने वो स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट कर दिया कि मिशन शक्ति से 70 लाख वुमेन एम्पावर हुए हैं ओडिशा की स्कीम से थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहां पे मैंने मेरे सब्सटैंशिएशन कर दिया। तो ये सब्सटैंशिएशन यूपीएससी रिकॉग्नाइज करेगा और वो फिर मुझे मार्क्स रिवॉर्ड करेगा जो हमारे रहता है, राइट। इसके अलावा जो भी हम डेटा और एग्जाम्पल्स यूज करते हैं हमारे आंसर्स में, तो वो सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं होती है। आप वहां पे अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप एक प्रूफ दे रहे हो दैट यू आर अवेयर। आप प्रूफ दे रहे हो कि आपको डेप्थ में चीजें पता है। आप प्रूफ दे रहे हो कि आप चीजों को एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें कब क्लियर हुई? जब हमें टॉपर्स की कॉपी मैंने रिफर करी, तो मुझे पता चला कि 2023 में जो टॉपर्स थे जीएस 2 और जीएस 3 में, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आंसर्स में कई सारी स्कीम्स यूज करी है, कई सारे रिपोर्ट्स यूज करे हैं और कई सारे स्टैट्स यूज करे हैं। तब जाके उनका स्कोर जो पहले 90 था वो बढ़ के 110 हो गया इन जीएस 2 एंड जीएस 3 में, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट वो हर एक आंसर में कोई भी रिलेवेंट एग्जांपल्स यूज कर रहे हैं, रिलेवेंट डेटा यूज कर रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। यहां से हमें ये चीजें क्लेरिफाई हो गई कि दैट व्हाई द स्किल मैटर्स। तो अब जो हमें समझना है कि कौन सा डेटा को हम गुड डेटा कह सकते हैं। अब रिमेंबर, हम कह रहे हैं कि कोविड के बाद से हर चीज ऑनलाइन हो गई है। कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन डेटा दे रहे हैं, ऑनलाइन पीडीएफ बना के दे रहे हैं। बट होता क्या है कि हम
वो डेटा को बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत चल रहे हैं। अब ये रील्स और शॉर्ट्स में क्या हो रहा है कि एक प्रेजेंटर होता है, वो कहता है कि चाइना ने मिसाइल छोड़ दिया, इंडिया के पास आ गया, ये फाइटर जेट इंडिया के पास नहीं है, वो फाइटर जेट पाकिस्तान के पास चला गया, इंडिया को ये फाइटर जेट बनाने में इतना टाइम लगेगा, यूएसए ने ये कह दिया, रशिया ने ये कह दिया, यूक्रेन ने ये कह दिया। तो दीज आर नॉट एक्चुअली प्रूफ, राइट? ये कोई भी आपका स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है। यूट्यूब इज नॉट अ स्टैंडर्ड सोर्स एंड नीदर अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड इज अ स्टैंडर्ड सोर्स। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि लोग ये सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं और वो फिर एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स में यूज भी कर रहे हैं कि वो चार लोगों के बीच में बैठे हैं तो वो एक्चुअली ये चीजों को यूज भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमें उन्हीं डेटा पे फोकस करना चाहिए जो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल सोर्सेज है हमें सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना है। कोई इंस्टीट्यूट के डेटा पे फोकस मत करो। आप इंस्टीट्यूट का कंटेंट पढ़ रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज कीजिए। बट जो डेटा है, डेटा के लिए आप ऑफिशियल सोर्सेज पे ही ट्रस्ट कीजिए। कि आप देख रहे हो कि कोई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का डेटा है, कि अगर आपको पता करना है कि इंडिया के पास कौन सा फाइटर जेट है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पढ़िए जहां पे लिखा है कि हमें जो इनविजिबल फाइटर जेट है वो बनाने में अभी भी 10 साल लगेगा। तो हम उसके लिए खुद पे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम किसी और से इंपोर्ट नहीं करना चाहते। बट स्टिल हमारे पास ऑफर मिल रहा है कि रशिया हमें दे रहा है, यूएसए भी हमें दे रहा है। तो फिर आ जाएगा, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये डेटा पढ़ा, फिर आप जाओगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पे जो बताएगा कि ये डिप्लोमेसी का पार्ट है कि हमें कौन सी कंट्री से ये लेना चाहिए, क्या हमें रशिया से लेना चाहिए या हमें यूएस से लेना चाहिए। तो ये सारा हमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हमें बताएगी, फॉरेन मिनिस्ट्री बताएगी। इसके अलावा आप पीआईबी का डेटा यूज़ करो, आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यूज़ करो, बजट का यूज़ करो, नीति आयोग का यूज़ करो। अब पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक सर्वे कोई पढ़ ही नहीं रहा है, कोई नहीं पढ़ता है, राइट? पहले एक जमाना था जब हम भी एस्पिरेंट हुआ करते थे तो हम एक्चुअली ऑफिशियल सर्वे लेके बैठते थे जो 300 400 पन्नों का होता था, उसके अंदर एक एक लाइन पढ़ते थे, तब हमें समझ आता था दैट इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है। हम ये सोसाइटी में भी यूज कर सकते हैं, हम ये एथिक्स में केस स्टडी में भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज हमें देखनी है कि जो भी आप डेटा उठा रहे हो वो रीसेंट होना चाहिए। रीसेंट इन द सेंस कि लास्ट 2 साल का ही होना चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा का आप डेटा है तो वो रेलेवेंट नहीं रहा, ठीक है? तो इसलिए हमें पुरानी पीडीएफ पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ट्रेंड बताना होता है कि पिछले 5 साल में ये डेवलपमेंट हुआ है, तो आप पिछले 5 साल का डेटा लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल या ऐसे डेटा सब्सटैंशिएट करना है अपने आर्ग्यूमेंट को और उसके अंदर आपको डेटा यूज करना है, तो मेक श्योर कि आप पिछले 2 साल में जो डेटा है आप उसी को यूज कीजिए, क्योंकि वहीं से आपका रेलेवेंस दिखेगा, वरना फिर वो रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। तो पिछले 5 साल में तो चीजें बहुत ज्यादा बदल गई है। पिछले 5 साल में तो हम अभी तक कोविड में थे और आज हम देख रहे हैं कि हम कोविड से बाहर निकल गए हैं, हम एक ग्लोबल पावर बनने की पोजीशन पे आ गए हैं। तो 5 साल में बहुत चीजें बदल गई है, राइट? तो ये चीजों पे हमेशा ध्यान रखना। फिर दूसरा है कि आप जो भी डेटा लिख रहे हो उसको जस्ट स्पेस भरने के लिए मत लिखिए। आप उसके अंदर बताइए कि एक ट्रेंड बताइए, एक कॉन्ट्रास्ट बताइए। कॉन्ट्रास्ट इन द सेंस कि आप एक बता दीजिए कि एक स्टेट है, लेट्स से आपने गवर्नेंस का डेटा दिया है, तो आप कह रहे हो कि राजस्थान में गवर्नेंस का ये है और उसके साथ में आप बता रहे हो कि गुजरात में गवर्नेंस इतना अच्छा हो रहा है। सो डेटा, राइट? तो डेटा में एक कॉन्ट्रास्ट बताइए। फिर आप कोई चीज़ की अर्जेंसी बताइए, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि मैं एक डेटा यूज कर रहा हूं, लेट्स से द क्वेश्चन इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट हो गया या फिर लेट्स से हमारे वर्क फोर्स पे हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि इंडिया में ओनली 1.6% ऑफ वर्क फोर्स जो है वो फॉर्मल सेक्टर में है, वो फॉर्मली स्किल्ड है। अब ये डेटा मैं कोट कर रहा हूं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में ये डेटा आया था। नाउ दिस इज 100% ऑथेंटिक। तो आप ऐसे डेटा यूज करने का कोशिश कीजिए, राइट? कि जो गवर्नमेंट डेटा है आप वो यूज करने का कोशिश कीजिए। कई बार आप ऐसा हो सकता है कि हम वर्ल्ड बैंक का डेटा यूज कर रहे हैं, हम आईएमएफ का यूज कर रहे हैं या कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट का यूज कर रहे हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बट रिमेंबर वो डेटा रेलेवेंट होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें आप
कंसिडर कर रहे हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा इज अ गुड डेटा। अब जो दूसरी चीज हमें समझनी है, दैट ये तो हमने डेटा के बारे में समझ लिया। नाउ व्हाट अकाउंट्स एज अ इफेक्टिव एग्जांपल, कि अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है। तो अच्छा एग्जांपल समझने के लिए हमें ये चीज समझनी है कि एक एग्जांपल आपका पॉइंट प्रूव कर रहा है, दैट यू आर सेइंग दैट ये मैं कह रहा हूं और ये उसका एक एग्जाम्पल है। सो वो आपका पॉइंट प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हो, लेट्स से आप एग्जाम में एग्जाम्पल लेते हो, तो मेक श्योर कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक इन द सेंस कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं, आपने लिखा है लेट्स से क्वेश्चन इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और आपने उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख दिया दैट मैनी वुमेन इज ज्वाइनिंग गवर्नेंस, फुल स्टॉप। नाउ दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट। आपने इसके अंदर कुछ भी सब्सटैंशिएट नहीं किया है, ना कुछ आपने डेटा डाला, ना फैक्ट डाला। दिस इज नॉट इवन एन एक्चुअल एग्जाम्पल, ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट को समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर मैं अगर एग्जाम्पल यूज करूं, तो जैसे मैंने कहा कि ओडिशा की मिशन शक्ति ने 70 लाख वुमेन को एम्पावर किया है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो मैं कह सकता हूं कि ओके वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि आपको वहां पे कॉन्टेक्स्ट नहीं छोड़ना है, कि जो सवाल आपसे पूछा गया है कॉन्टेक्स्ट में आपको वही सवाल बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एथिक्स के पेपर में नरेगा का एग्जांपल दे रहे हो, सो दैट इज नॉट रिलेवेंट, कि वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। लेकिन GS3 के एक एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन में या रूरल लाइवलीहुड के सवाल में आप नरेगा का डेटा दे रहे हो कि MG नरेगा ने इतने % लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या इतना वो वेजेस दे रहा है, सो दैट विल बी रिलेवेंट। तो वो कॉन्टेक्स्ट को मत छोड़िए, राइट। आप खुद सोचिए ना कि एथिक्स के अंदर नरेगा का एग्जाम्पल देना इज नॉट अ स्मार्ट थिंग, इट्स अ फुलिश थिंग। तो ये क्या करेगा, यूपीएससी इसको क्या कंसिडर करेगा कि ये सिर्फ जगह भरना चाहता था, ये रिलेवेंस ही नहीं समझा पा रहा। सो यू हैव टू मेक श्योर अंडरस्टैंड पीपल द रिलेवेंस ऑफ सच थिंग। ओके, अब दूसरी चीज है कि हमें इंडिया की केस स्टडीज को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि हम भले ही फॉरेन एग्जाम्पल्स हमें ज़्यादा समझ आते हैं या हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जो यूपीएससी ऐसा नहीं है कि मना करता है, यू कैन राइट फॉरेन एग्जाम्पल्स, बट जितना ज़्यादा आप इंडियन एग्जाम्पल्स लिखोगे ना, उतना ज़्यादा यूपीएससी की आंखों में आओगे। अब इंडियन एग्जाम्पल क्यों लिखना, बिकॉज यू विल बी पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राइट। और ये एग्जाम जो है वो आपसे ये टेस्ट नहीं कर रहा है कि एज एन एस्पिरेंट आपको क्या पता है, वो आपसे ये टेस्ट कर रहा है कि एज एन इंडियन सिटीजन आपको क्या पता है। तो आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। हमारे सिलेबस में क्या है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी, तो सब के आगे इंडिया है। तो आपको केस स्टडीज भी इंडिया की ही पढ़नी पड़ेगी या वही लिखो, तो इट विल बी मच मच बेनिफिशियल, वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देगा, राइट। अब दूसरी चीज जो है कि हमें ब्रीफ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ब्रीफ एग्जाम्पल्स लिखने यानी कि हमें कोई भी एग्जाम्पल को वो नहीं बताना है कि आपने जैसे एक एग्जाम्पल लिखा कि ओडिशा की मिशन शक्ति से 70 लाख औरतों को एम्पावर हुआ है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, फुल स्टॉप, वन सेंटेंस, खत्म। वो सेंटेंस को और एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो। यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ अबाउट इट। अनलेस अगर आप केस स्टडी लिख रहे हो, GS4 में आप केस स्टडी लिख रहे हो या केस स्टडी समझा रहे हो, तो आप वो एग्जाम्पल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। उसके अलावा GS2 और GS3 में आप सिर्फ और सिर्फ वन सेंटेंस लिखो और खत्म एग्जाम्पल। इससे ज्यादा हमें एग्जाम्पल में और लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप ये चीजों के अलावा जैसे स्पेसिफिक है, कंटेक्चुअल है, ब्रीफ है, इंडियन केस स्टडीज है, उसके अलावा आप कुछ स्कीम्स का नाम यूज कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है, बट रिलेवेंट में ये देखना कि पिछले 2 साल में जो स्कीम्स आई है आप वही लिखो, ठीक है। फिर आप कुछ इवेंट्स के बारे में लिख सकते हो कि हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई क्लाइमेट चेंज को लेके, उसके अंदर ये चीजें बताई गई थी। जैसे एक कोट मैं हमेशा यूज करता हूं मेरे एनवायरमेंट की क्लासेस में, जब मैं कहता हूं कि COP26 में इंडिया ने कहा था दैट व्हाटएवर वी आर डूइंग इज मोर देन इनफ। हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की प्रायोरिटी है टू इरेडिकेट बिलो पॉवर्टी लाइन, कि उसको पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है, राइट। तो हमें एमिशन करना पड़ेगा। सो दिस इज इंडिया स्टांस।
तो ये मैं डायरेक्टली कोट कर सकता हूँ। कोई भी क्लाइमेट चेंज के सवाल पे आ गया है या इनफैक्ट डिप्लोमेसी पे सवाल आया, इंटरनेशनल रिलेशन पे सवाल आया, तो आपको इंडिया का स्टांस पता होना चाहिए, तो आप इंडिया का स्टांस डायरेक्टली कोट कर दो, बट उस समय कोई इवेंट जहां पे ये बोला है वो चीज आप मेंशन करो, ठीक है। फिर हम पीआईएल के बारे में कह सकते हैं कि हाल ही में एक पीआईएल फाइल हुई थी, कोई रिपोर्ट के बारे में हम कह सकते हैं, राइट, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई स्टेट लेवल इनोवेशंस है, लाइक ओडिशा का मिशन शक्ति, ये स्टेट लेवल इनिशिएटिव है, तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हो। ओके, अब जो हमें दूसरी चीज समझनी है, जैसे हमने ये तो देख लिया कि अच्छा डेटा क्या होता है यार, अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, अब जो हमें समझना है दैट वेयर टू इंसर्ट देम इन आंसर, कि हमें आंसर में कहाँ इंसर्ट करना होता है, क्योंकि डेटा पढ़ना कलेक्ट करना एक चीज है, और वो डेटा को आंसर में लिखना इट्स अ सेकेंड थिंग है। लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि हमें वो डेटा कहाँ यूज करना है, राइट। तो जैसे हमारे आंसर में 3 पार्ट होता है, एक है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो अगर मैं देखता हूं कि इंट्रोडक्शन की बात करता हूं, तो इंट्रोडक्शन में देयर चांसेस कि मैं एक स्टैट दूं, एक डेटा दूं, या कोई रिपोर्ट का रेफरेंस दूं, जस्ट वन, इससे ज्यादा नहीं। फिर जब मैं आंसर में डायमेंशंस लिख रहा हूं या सब डायमेंशंस लिख रहा हूं, तो वहां पे मैं 2 से 3 एग्जांपल्स देना चाहूंगा, उनका सब पॉइंट्स होगा। फिर कंक्लूजन में मैं एक लाइन लिखूंगा जो लिंक करेगा सक्सेसफुल डेटा और बैक एंड अप्रोच के लिए, यानी कि हम ये एग्जांपल्स को यूज करेंगे। अब ये मैं एक रियल लाइफ एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे एक सवाल है कि एक सैम्पल क्वेश्चन अगर हम लेते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अ सोशल ऑब्जेक्टिव बट एन इकोनॉमिक इम्पेरेटिव, कि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है बट ये एक इकोनॉमिक इम्पेरेटिव भी है, उसको डिस्कस करना है। अब ये GS1 सोसाइटी में आया, ठीक है। तो अब मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं। अब इंट्रोडक्शन में आप ये समझिए कि मैं डेटा कैसे यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने एक मैकेंजी रिपोर्ट यूज करी है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कहा कि वुमेन एट प्रेजेंट इंडिया में 48% ऑफ पॉपुलेशन आर वुमेन है, लेकिन उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज जस्ट 18% है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या हाईलाइट कर रहा है, ये डेटा क्या हाईलाइट कर रहा है कि यहां पे अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। ये अंडर यूटिलाइजेशन हुआ जिससे सिर्फ सोसाइटल इशू नहीं है, हमारा इकोनॉमी इशू भी है कि वुमेन की प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं हो रही ना। ये इंट्रोडक्शन, 1 रिपोर्ट, खत्म, राइट। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, जब मैं बॉडी पार्ट में जाऊंगा, तो बॉडी पार्ट में मैं हर सेंटेंस में ट्राई करूंगा, हर पॉइंट में, कि एक डेटा या एग्जाम्पल यूज करने का कोशिश करूं। जैसे मैंने कहा है कि पहला है एक्सेस टू एजुकेशन, और दिस इज वन डायमेंशन, कि एजुकेशन की बात करिए। तो एजुकेशन में मैं कह रहा हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, कि इसमें बताया गया है कि पिछले 2015 से 20 तक में ये इंप्रूव हुआ है गर्ल एनरोलमेंट इन हरियाणा, कि पहले 871 था, अब 926 गर्ल है, 1000 में से 926 गर्ल है जो स्कूल में एनरोलमेंट कर रही है, ठीक है। फिर दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि इकोनॉमिक डायमेंशन में लेके आया हूं ना। इकोनॉमिक डायमेंशन में मैं कह रहा हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मॉडल है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 8 करोड़ वुमेन को माइक्रो क्रेडिट मिला है, खत्म। फिर थर्ड पॉइंट पे मैं आया हूं जहां पे मैं पॉलिटिकल डायमेंशन एक्सप्लोर कर रहा हूं, जिसमें मैं कह रहा हूं कि हमारे पंचायत में, अगर बिहार की पंचायत की बात करें तो वहां पे 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए है, ताकि उनका लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन रहे। फिर मैं फोर्थ कह रहा हूं कि स्किल डेवलपमेंट का आ रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट में मैं कह रहा हूं कि एट प्रेजेंट ओनली 1.6% ऑफ इंडियन वुमेन आर फॉर्मली स्किल्ड। ये रिपोर्ट आई है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2021 में। तो इससे क्या किया मैंने, हर एक पॉइंट में एक डेटा यूज करने की कोशिश करी है, डेटा या एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो उससे यूपीएससी आपको कंसीडर करेगा दैट ओके आप अपने हर एक क्लेम को सब्सटैंशिएट कर पा रहे हो। फिर आ जाता है कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन वापस मैं एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करूंगा, क्योंकि मैं यहां पे एक विजन बताऊंगा कि इंडिया का एक विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 48% पॉपुलेशन अगर एम्पावर नहीं हो पाएगी तो ये देश विकसित नहीं बन पाएगा। दिस इज द ट्रुथ। तो यही चीज मैं इसके अंदर समझा दे रहा हूं, और एक वे फॉरवर्ड दे रहा हूं कि जैसे मॉडल्स है, लाइक ओडिशा का जो मिशन शक्ति मॉडल है, ये बता रहा है कि वुमेन इंक्लूजन इज द न्यू इंजन ऑफ
डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डेटा के साथ, एग्जांपल्स के साथ ये आंसर खत्म कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सैंपल क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अगर हम दो आंसर शीट्स को टैली करते हैं तो एक आंसर में है जेनरिक आंसर है जिसका इंपैक्ट काफी कम है, एक यूपीएससी रेडी आंसर है जिसका इंपैक्ट काफी ज्यादा है। कि पहले जो जेनरिक आंसर है उसके अंदर कोई भी स्टैट्स या सोर्स नहीं मेंशन किया गया है, कुछ स्टेटमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा वेग है, लाइक उसमें लिख दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है वो नहीं लिखा है। ठीक है, कोई इंडियन एग्जाम्पल्स नहीं है, राइट। और ये एक प्रीलिम नोट्स जैसे लग रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, मार्क्स कम मिल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर डेप्थ नहीं है, सब्सटैंशिएशन नहीं है। बट अगर मैं एक टॉपर की कॉपी देखता हूं तो टॉपर कॉपी क्या करता है कि वो वहां पे स्टैटिस्टिक्स लिखता है, लाइक इंडिया इज लूजेस $9 बिलियन अ ईयर, ये वर्ल्ड बैंक का है। फिर स्पेसिफिक केसेस बताता है, लाइक बेंगलुरु के फ्लड्स है, सूरत का अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो कई सारी स्कीम्स बताता है, दैट एनआईपी है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, गति शक्ति मॉडल है, फिर थीमेटिक कंक्लूजन्स कर रहा है, तो इससे मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है। तो ये क्यों मार्क्स ज़्यादा मिले, क्योंकि ये एनालिटिकल थिंकिंग बता रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं। अब जो हम दूसरी चीज़ समझनी है, जो हम आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें ईजी करने का सोचा है कि स्मार्ट सोर्स क्या है डेटा का, कि हमारे डेटा का सोर्सेस क्या होने चाहिए। तो डेटा का सोर्सेस हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है कि जो पॉपुलेशन और हेल्थ है उसमें मैं कह सकता हूँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है या सेंसस की रिपोर्ट है, आप वो कोट कीजिए। इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे, बजट है, आरबीआई की रिपोर्ट है, उसे आप कोट कीजिए। एनवायरनमेंट के लिए हम आईपीसीसी की रिपोर्ट है, लाइक आईपीसीसी की एक रिपोर्ट है कि एज पर 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी a developing country like India is more vulnerable towards climate change, right। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, CEEW है। फिर गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है, नीति आयोग है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हो गया। सोशल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से PRS इंडिया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक्सेट्रा। तो ये हमारे सोर्सेज है फॉर 2025 के लिए। बट हमें कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, तो वो मिस्टेक्स हमें शुड अवॉइड करना चाहिए कि हम कई बार कई सारा डेटा डंप कर देते हैं तो वो हमारा आंसर का फ्लो मिस कर देता है। तो रिमेंबर, हमें आंसर का फ्लो हमेशा मेंटेन रखना है। सेकंड है कि हम कई बार गलत या आउटडेटेड सोर्स कोट कर देते हैं, ये क्यों, क्योंकि हमने खुद को अपडेट नहीं किया है। थर्ड थिंग है कि हम फॉरेन एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट, तो ये चीज मत करो, इंडियन एग्जाम्पल्स यूज करने की कोशिश करो। हम कई बार सेम टाइप की स्कीम्स लिख दे रहे हैं हर आंसर में, तो वो भी चीज़ नहीं चलेगी, आपको डाइवर्सिटी थोड़ी बतानी पड़ेगी। देन हमारा जो आंसर होता है वो कई बार एक रोबोटिक आंसर होता है। रोबोटिक आंसर यानी इंट्रोडक्शन में डिफाइन एंड बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन कंक्लूजन। सो दिस इज वेरी रोबोटिक, वेरी जेनरिक ऑल्सो। ओके, तो जो फाइनल समरी या टेक अवे हम कह सकते हैं वो इसमें से ये है कि हर 10 मार्क के क्वेश्चन में हमें एटलीस्ट एक डेटा और एक एग्जाम्पल लिखना चाहिए, कम से कम मैं कह रहा हूं, राइट। हर 15 मार्क के क्वेश्चन में 3 एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए जो मल्टी थीम के होंगे। हर 20 मार्क के सवाल में हमें डेटा का ट्रेंड बताना पड़ेगा या कोई विजुअल कॉन्ट्रास्ट बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल राजस्थान और गुजरात में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी, राइट। और एक वही है कि आप ये चीज़ एक दिन में नहीं सीखोगे, यू हैव टू प्रैक्टिस। कि जो भी आप अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है उसके अंदर ये चीज़ प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। कोई भी डेटा को मेमोराइज मत कीजिए, बट उसको थीम्स में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, राइट। तो आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी विद रिस्पेक्ट टू डेटाज और एग्जांपल्स या फैक्ट्स में। So this is it from today's video. In the coming video, we will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.